हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग इनएडिक्वेसीज ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। ये हम लोग का स्पेक्ट्रोस्कोपी का 4th लेक्चर होगा। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े थे, फिर उसके बाद हम लोग बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़े थे और फिर उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनएडिक्वेसीज ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल या बोहर एटॉमिक थ्योरी भी इसको कह सकते हैं। ठीक, इनएडिक्वेसीज मतलब अपर्याप्तता या कमियां आप कहिए, डायरेक्ट कमियां कहिए कि बोहर एटॉमिक मॉडल की क्या कमियां थीं, इसी को हम कह सकते हैं। इसी को दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल के क्या लिमिटेशन थे वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जो बोहर साहब का पोस्टुलेट था उसको मैं पढ़ा चुका हूँ। उसमें क्या माना गया था कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल या जो बोहर एटॉमिक थ्योरी है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? बस हेडिंग डलवा के लिखवाया था, बोहर एटॉमिक थ्योरी या मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, हेडिंग वहाँ डलवाया था। ठीक, तो मतलब ये जो एटॉमिक मॉडल था ये बस हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था। मतलब ऐसे एटम जिनमें क्या हो, बस एक इलेक्ट्रॉन हो, उनके लिए था। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब क्या? H2 लाइक एटम मतलब क्या? H2 लाइक एटम के लिए क्या था? ये एप्लीकेबल था। तो सबसे पहले कमी ये थी। अब H2 लाइक एटम मतलब क्या? ये मान लीजिए आपका क्या हाइड्रोजन है, ठीक, 1H1 1H2 कुछ भी फॉर्म में हो सकता है। चलिए 1H2 ही लिख लेते हैं, ठीक। और फिर इधर दूसरा क्या मान लीजिए हीलियम है, हीलियम का क्या होगा? 2He4 और फिर क्या होगा? लिथियम का क्या होगा? 3Li7, ठीक, इस तरह होगा। तो अब जब इसको बनाया जाएगा, इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को बनाया जाए तो क्या होगा? न्यूक्लियस होगा और फिर क्या होगा? इसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो मतलब ये तो हाइड्रोजन एटम है। अब हाइड्रोजन लाइक एटम को समझा जाएगा। अब देखिए, अगर हीलियम के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को बनाया जाए, इसके ऑर्बिट में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में आ रहा है? इसके ऑर्बिट में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जो बोहर एटॉमिक थ्योरी था वो बस हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था। तब ये जो हीलियम एटम है ये हाइड्रोजन लाइक एटम कब बनेगा? जब इसके ऑर्बिट में क्या हो? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए? 1 हो जाए। देखिए, हाइड्रोजन के क्या है? 1 है इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन संख्या। तो इसके भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉनों संख्या क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो इसको हाइड्रोजन लाइक एटम कह सकते हैं। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? अब इस हीलियम को आयोनाइज करना पड़ेगा। आयोनाइज करना मतलब क्या? इसके एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा? He+ 2He+ वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब हीलियम जब आयोनाइज्ड फॉर्म में हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तब क्या हो जाएगा? अब जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? कुछ ऐसे होगा। अब इसमें क्या होंगे? बस एक ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन लाइक एटम कर सकते हैं। उसी तरीके से लिथियम मान लीजिए कंसिडर किए हैं, तो लिथियम के केस में क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये क्या है? ऑर्बिट है, ठीक। अब इसमें क्या होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे पता चला? यहाँ से पता चला। क्या होता है? ZXA होता है। Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। यही Z किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और यही किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब तो केमिस्ट्री में पढ़े आप। और ये क्या होता है? एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक वेट होता है, ठीक। तो अब इसमें देखिए Z का वैल्यू क्या है? 3 है। Z का वैल्यू क्या है? 3 है। X की जगह क्या है? Li है। और A की जगह क्या है? 7 है, ठीक। तो Z=3, इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब इसको अगर हाइड्रोजन लाइक एटम बनाना है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? बाहर डोनेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब Li को भी आयोनाइज अगर कर दें, डबल आयोनाइज करेंगे, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, तब जाके क्या होगा? ये हाइड्रोजन लाइक एटम बनेगा। देखिए कितना तामझाम था कि ये जो था हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल था। तो जब इसको दूसरे एटम पे अप्लाई करना पड़ता था तो उसको आयोनाइज कर करके अप्लाई करना पड़ता था, ठीक। आयनाइज करके अप्लाई करना मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन थे उसको हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन्स के बराबर संख्या में लाना पड़ता था। जैसे इनिशियली इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब उस पर बोहर एटॉमिक थ्योरी हमको अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो बोहर एटॉमिक थ्योरी था वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था। तो हाइड्रोजन लाइक एटम बनाएंगे तभी बना पाएंगे जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, ताकि इसके जो बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसके जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन संख्या है वो हाइड्रोजन के
ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाए। ऐसे जब Li आया तो Li में देखा गया 3 इलेक्ट्रॉन थे। कैसे पता चला? इससे पता चलता है, केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं आप लोग। तब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ताकि इसके ऑर्बिट में बस एक ही इलेक्ट्रॉन बचे, तब जाके ये स्पेक्ट्रा इसके लिए क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। तो सबसे बड़ी कमी इसके अंदर यही थी, ठीक, कि ये बस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या था, अप्लीकेबल था। और हाइड्रोजन लाइक एटम बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ता था, इस एटम्स जो होते थे उनको आयोनाइज करना पड़ता था। ये इतना तामझाम करना पड़ता था। दूसरी कमी क्या थी, इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करेंगे, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जिस ऑर्बिट में मूव करेंगे उस ऑर्बिट का शेप क्या होगा, सर्कुलर होगा। इन्होंने यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेंगे, लेकिन कोई प्रूफ नहीं दिया था। ये ऑर्बिट सर्कुलर ना होकर इलिप्टिकल भी हो सकते हैं, इसकी तो कोई प्रूफ दिए नहीं। तो ये ऑर्बिट तो ऐसे भी हो सकता है ना, अगर इसको थोड़ा सा दबा देते इलिप्स बन जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, इलिप्टिकल भी हो सकता है, ये इलिप्टिकल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सर्कुलर हो। तो इसके पीछे इन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया था कि क्यों ये ऑर्बिट सर्कुलर होगा। क्लियर? 2 कमियां मिली। तीसरा कमी इसका क्या था, जो थर्ड लिमिटेशन थे इसके, आप देखे होंगे कल हम लोग को स्पेक्ट्रम लाइन मिला था, कल स्पेक्ट्रम लाइन हम लोग देखे थे, ठीक, डिफरेंट स्पेक्ट्रम लाइन क्या हुआ था, हम लोग को मिला था, ठीक, लाइमन, बाउमन, पासन, ये कल के लेक्चर में हम लोग देखे थे। तो अब जो स्पेक्ट्रम लाइन हमको मिलता था, ये तो हमको देखने में सिंगल स्पेक्ट्रम लाइन लग रहा है, ये स्पेक्ट्रम लाइन अगर यहाँ से उठा रहे हैं ये सिंगल लग रहा है, लेकिन बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग भी ये सिंगल ही था। लेकिन अगर इसको हाई रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोग्राफ से देखा जाता था तो ये क्या होता था, नंबर ऑफ लाइन से मिलकर बनता था। मतलब काफ़ी इसमें लाइन्स क्या होती थी, ऐसे होती थी। मतलब एक सिंगल लाइन के अंदर ही जब इसको हाई रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोग्राफ से देखा जाता था तो एक स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर भी ग्रुप ऑफ लाइंस प्रेजेंट होती थी। इसी को फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहते हैं, या फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कहते हैं, ठीक। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कमियां थी, इन्होंने इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया, किसको, फाइन स्पेक्ट्रम को या फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम को। जो स्पेक्ट्रम लाइन का जो फाइन स्ट्रक्चर था उसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रिजोल्यूशन मीन्स क्या, जैसे अगर मान लीजिए कोई एक 2 ऑब्जेक्ट है ऐसे रखा हुआ है, ये 2 ऑब्जेक्ट है ऐसे रखा हुआ है, जब इसको हम दूर से देखेंगे, आपने खुद डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि दूर से अगर मान लीजिए 2 मार्कर इतने डिस्टेंस पे है, अगर इसको काफ़ी दूर से देखें तो ये आपस में मिले हुए दिखाई देंगे, जैसे रात को अगर आप रोड पे चलते होंगे तो 4 व्हीलर के लाइट जलते हैं, ठीक। तो दूर से देखते हैं तो क्या होता है, लगता है कोई बाइक आ रहा है, एक सिंगल लाइट जल रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप उस 4 व्हीलर के पास पहुंचते हैं तब जाके वो दोनों आपस में रिजॉल्व हो जाते हैं, तब पता चलता है कि ओहो ये तो 4 व्हीलर है, इसमें तो लाइट है, डबल लाइट है, दोनों साइड लाइट है, ठीक। ये 4 व्हीलर मतलब जब आप चीज़ों के पास जाके उसको देखेंगे, जब आप ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस को घटाते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट से जब आपका डिस्टेंस घटता है तब आप चीज़ों को अच्छे से रिजॉल्व कर पाते हैं, ठीक। तो वैसे ही स्पेक्ट्रोग्राफ आता है इन सब चीज़ों के रिजोल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो जब देखा गया तो एक सिंगल लाइन क्या था, कंसिस्ट कर रहा था ग्रुप ऑफ लाइंस, मतलब क्लोजली पैक्ड लाइन से क्या था, नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड लाइन से मिलकर बना था, जिसको फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन हम कहते हैं, ठीक। क्या होता है फाइन स्ट्रक्चर या फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एच अल्फा लाइन, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो ये कमियाँ भी इनकी थी। दूसरा, इन्होंने ये भी नहीं बताया कि स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो क्या जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिल रहा है उनकी इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उनके इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक। तो ये सब इनके कमियां थी बोहर साहब के पास्टुलेट की, उसी को हम लोग को आज के लेक्चर में पढ़ना है। अब हम लोग पॉइंट वाइज इसको लिखते हुए चलेंगे ताकि एग्ज़ाम में अगर पूछे तो उसको अच्छे से लिखें और अच्छे नंबर से पास हो सकें, ठीक। तो चलिए इसको लिखेंगे और फिर एक एक पॉइंट को समझते हुए चलते हैं, ठीक। ओके स्टूडेंट, तो देखिए एग्जाम में कैसे लिखेंगे फॉलोइंग आर सम ऑफ द इनएडिक्वेसीज ओवरऑल लिमिटेशन। चाहिए लिखिए, बात क्या है, बराबर है, कमी है बताना है, दोनों मतलब क्या है, कमी बताना, ठीक। आप बोहर्स एटॉमिक मॉडल लिखिए या थ्योरी लिखिए, ठीक, दोनों चीज़ एक ही है। अब देखिए पहला जो कमी था क्या था, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई
ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन एज सर्कुलर वाइल इलिप्टिकल ऑर्बिट आर आल्सो पॉसिबल। ये थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन किया कि क्यों जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है वो सर्कुलर लिया गया है, जबकि इलिप्टिकल ऑर्बिट तो भी पॉसिबल है। जरूरी नहीं ना कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है आपका सर्कुलर ऑर्बिट मोशन करे, क्योंकि प्लेनेटरी मोशन आप देखें तो क्या करता है, केपलर्स लॉ अगर पढ़ें तो वहाँ इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है, अर्थ मूव करता है सन के अराउंड। तो ऐसा ऑर्बिट भी सोचा जा सकता था। ठीक, तो इस वजह से पहली कमी इसको हम दर्शा दिए हैं। ठीक, दूसरी कमी क्या दर्शाए हैं कि दिस थ्योरी इज अप्लीकेबल ओनली टू सिंपलेस्ट एटम लाइक हाइड्रोजन एटम, जिसके लिए Z=1, हाइड्रोजन एटम का Z=1 होता है, एंड आल्सो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, और आल्सो ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए क्या था, अप्लीकेबल था। ठीक, मतलब ये जो थ्योरी था ये सिंपलेस्ट एटम मतलब या तो हाइड्रोजन के लिए था या तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था। हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है, अभी मैं एक्सप्लेन किया था। हाइड्रोजन लाइक एटम सच एज, यहाँ आप चाहे लिख सकते हैं Li प्लस, Li डबल प्लस, He+, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक, हाइड्रोजन लाइक एटम सच एज, इतना मतलब जो हाइड्रोजन लाइक एटम थे वो आयनाइज फॉर्म में अगर हो रहे थे, मतलब जो जब एटम आयनाइज फॉर्म में हो जा रहे थे और उनका जो इलेक्ट्रॉन का संख्या और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो रहा था, तब उनके लिए अप्लीकेबल था। लेकिन दिस थ्योरी फेल्स इन केस ऑफ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, लेकिन ये थ्योरी अदर एलिमेंट के केस में क्या था, फेल था, फॉर विच Z=1। अब देखिए अगर इसको आयनाइज नहीं करते तो लिथियम का Z क्या है, 3 है, हीलियम का क्या है, 2 है, तो उसके लिए फेल हो जाता। ठीक, तो दिस थ्योरी फेल्स इन केस ऑफ एटम फॉर अदर एलिमेंट फॉर विच Z=1, और वो इन केस ऑफ अनआयनाइज्ड एटम लाइक, और एग्जाम्पल लिखते हैं Z=1, और किस केस में, जब वो क्या हो, अनआयनाइज्ड एटम हो, लाइक लिथियम एटम, हीलियम एटम। ठीक, जब आयनाइज्ड हो जा रहा है तब तो हाइड्रोजन लाइक के कैटेगरी में फॉल हो जा रहा है, लेकिन जब वो अनआयनाइज्ड नहीं होंगे, उनका Z=1 रहेगा, तो क्या होंगे, जैसे लिथियम, हीलियम, बेरिलियम, बोरान, ये सब जो स्पेक्ट्रम है इन सब के वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल से क्या थे, एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। ठीक, तो देखिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया हूँ, इससे आप कन्फ्यूज नहीं होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा लिखने में तो ब्रैकेट की चीज़ को साफ कर दीजिएगा। ठीक, क्या लिखिएगा, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू सिंपलेस्ट एटम लाइक हाइड्रोजन एटम, जिसके लिए Z=1 होगा, और फिर लिखिएगा फुल स्टॉप लगा के, दिस थ्योरी फेल्स इन केस ऑफ एटम ऑफ अदर एलिमेंट फॉर विच Z=, फॉर विच Z इज ग्रेटर देन 1। ठीक, तो ये बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया आपको कि एंड आल्सो मतलब और भी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी क्या है, ये अप्लीकेबल है। ठीक, जो किस फॉर्म में होंगे, आयनाइज्ड फॉर्म में होंगे। ठीक, और फेल कब जा रहा है, जब Z=1 हो रहा है, जब एटम क्या है, अनआयनाइज्ड एटम है, और वो कैसे, जैसे Li और हीलियम एटम का केस हम ले सकते हैं। ठीक, अब आगे और भी इसके इनएडिक्वेसीज को देखा जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब अगला जो कमी है उसको देखा जाएगा। तो थर्ड नंबर का जो इनका इनएडिक्वेसी था वो क्या था कि बोहर्स थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम। जो अभी बताया ना, इन्होंने बस लाइमन, बामा, पासन ये सब दे दिया, लेकिन जो एक ये स्पेक्ट्रल लाइन था, इसको जब हाई रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोग्राफ से देखा गया तो एक एक लाइन क्या था, ये कई सारे लाइन को क्या कर रहा था, कंसिस्ट कर रहा था, मतलब क्लोजली पैक्ड लाइन से मिलकर ये एक लाइन बना था। और ये फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता क्या है, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वहाँ इसको अच्छे से समझा जाएगा। ठीक, तो इसको इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोहर्स थ्योरी ने। ठीक, अगला जो इनका कमी था, बोहर्स थ्योरी डज नॉट से एनीथिंग अबाउट रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब जो हम लोग को स्पेक्ट्रल लाइन मिल रहा था, लाइमन, बामा, पासन, तो एक एक लाइन में इतना क्लोजली पैक्ड लाइंस होती थी, तो उसको तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन उसके साथ ही साथ इन्होंने उसके इंटेंसिटी के बारे में भी कुछ नहीं बताया। और नॉर्मली जब हम लाइट का नाम लेते हैं तो हमको इंटेंसिटी का भी जिक्र जरूर करना चाहिए कि इंटेंसिटी क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा। ठीक, उसका भी जिक्र इन्होंने वहाँ पे नहीं किया कि लाइमन सीरीज की इंटेंसिटी कितनी होगी, उसकी कितनी होगी, इसकी जिक्र नहीं किया। बस ये बताया कि लाइमन आपका UV होगा और मतलब अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा, बामन आपका विजुअल रीजन में होगा, और फिर वो क्या कहलाता है, उसको बता दिया कि बाकी तीनों इंफ्रारेड रीजन में होगा। लेकिन रिलेटिव इंटेंसिटी आपस में इसकी क्या है, उसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक, फिर देखिए जो
फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर क्या है कि बोहर्स थ्योरी डज नॉट गिव एनी इंडिकेशन रिगार्डिंग टू द अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा होगा एटम में, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा एटम में, इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बताया। ठीक, बस हवाई आर्बिट्रेरी कॉन्सेप्ट लेके पॉस्टुलेट को उन्होंने दे दिया। ठीक, अब देखिए छठवां नंबर क्या है, छठवां नंबर कमी क्या है, बोहर्स थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में स्पेक्ट्रल लाइन का जो स्प्लिटिंग था उसको भी इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे स्पेक्ट्रम आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के वजह से वो स्प्लिट हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ठीक, तो उस स्प्लिटिंग को भी इन्होंने नहीं बता पाया। ठीक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर क्या होता है स्पेक्ट्रल लाइन टूटता है तो उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, आगे पढ़ा जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में क्या करता है स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जीमन इफेक्ट कहते हैं। ठीक, तो छठवां कमी क्या था कि इस स्पेक्ट्रल लाइन का जो स्प्लिटिंग था इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में इन्होंने नहीं स्टडी कर पाए। और सातवां क्या था, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड कर देना है और यही इफेक्ट मतलब स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। देखिए डेफिनेशन यहाँ से आपके दिमाग में रहना चाहिए एक लाइन का। एंड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द इफेक्ट ऑफ या अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। मतलब ये दोनों इफेक्ट इन्होंने नहीं बताया। ठीक, और फिर जो आठवां इनका क्या था, इनएडिक्वेसी था, लिमिटेशन था, वो क्या था, बोहर थ्योरी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन का जो प्रॉपर्टी मतलब वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेव नेचर इलेक्ट्रॉन को भी इन्होंने क्या किया था, कंसीडर नहीं किया था। ओके, तो आज के लेक्चर में इस तरीके से हम लोग बोहर्स पॉस्टुलेट की मतलब बोहर्स थ्योरी या बोहर्स एटॉमिक मॉडल की कमी को देखें। अब आगे हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें अभी तक बोहर साहब ने क्या किया था, ये लिया था कि जो मास होता है न्यूक्लियस का, मतलब जो एटम का मास होता है, होल मास ऑफ द एटम, वो क्या होता है एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है और वो रिलेटिवली क्या होता है इनफाइनाइट मास होता है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो वो जो आपके सिलेबस होगा टॉपिक करेक्शन ड्यू टू फाइनाइट मास करके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, बस 1 से 1.5 महीने में आप देखिएगा स्पेक्ट्रम आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस वक्त चैनल पे बने रहिए, काफ़ी अच्छा चीज़ें आपको सिखाऊंगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।